मेरठ से मुजफ्फरनगर जाते समय मंत्री कपिल देव ने मानवता और संवेदनशीलता की एक बड़ी मिसाल पेश की। सड़क दुर्घटना में घायल 2 स्कूटी सवार युवकों को देखकर उन्होंने बिना देर किए अपना काफिला रुकवाया और खुद उन्हें अपनी निजी कार से एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंचाया। घायल युवकों की पहचान अंकुर और राजा के रूप में हुई है, जो खाना देकर लौट रहे थे। दुर्घटना में अंकुर के सिर में गंभीर चोट आई थी, लेकिन समय पर इलाज मिलने से अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। मंत्री कपिल देव की यह तत्परता दिखाती है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ राजनीति ही नहीं, इंसानियत भी निभा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार और उत्पीड़न की शिकायत करना एक महिला पीआरडी जवान को भारी पड़ गया। पीआरडी जवान अंशु तोमर ने विभाग के बाबू पर दबाव बनाने और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को प्रार्थना पत्र सौंपा था। आरोप है कि जैसे ही इस शिकायत की जानकारी पीआरडी विभाग को हुई, तत्काल प्रभाव से अंशु तोमर को ड्यूटी से हटा दिया गया। इस कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब शिकायत करना भी नौकरी गंवाने का कारण बनेगा। पीड़ित महिला के साथ हुई इस कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक निष्पक्षता और कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। सर समस्या यही है, जो मैं बार बार एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरा काम हो नहीं पा रहा, ना तो ड्यूटी को लेके हो पाया, ना पैसों को लेके हो पाया, और जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं बहुत माइंड डिस्टर्ब हो रही हूँ। फोन पे फोन एक तो धमकाया जा रहा है कि 6 महीने के लिए तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, या तो इस तरह की काम करना बंद करो, एप्लीकेशन देना बंद करो, और तुमने एप्लीकेशन दिए, तुम्हें 6 महीने के लिए हम निरस्त करेंगे, अब तुम्हें घर ही बैठाएंगे हम। हाँ, एविडेंस है मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम देख रहे हैं, जांच बैठाएंगे, अभी देखें जांच बैठाएंगे सर, लेकिन अभी तक मेरा कोई पैसा या कोई ड्यूटी को लेके कोई भी काम नहीं हुआ। मेरा अंशु तोमर है नाम। मेरी इस वजह की शुरू में जो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, इसलिए दी थी कि मेरी 8-9 महीने से यहाँ सदर में ही ड्यूटी चल रही है, और जिसके मतलब मुझे चौथे उसमें जोन में ड्यूटी नहीं जा रही है, चरथावली ब्लॉक में, इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी थी। परेशान होकर मैं ऑफिस में भी गई थी, और मैंने फ़ोन पे भी कहा था अजय सर से, तो उन्होंने ये कहा था कि जोन बदल लेना। जोन तो मुझे बदलने ही नहीं थे, मुझे तो इन्हीं जोनों में ड्यूटी करनी थी। बस ये था कि 3 जोन में ड्यूटी आ रही है तो चौथे में भी आ जाए, ना कि मुझे किसी को कोई परेशानी या कुछ करना। गौशाला पीएनबी रोड पे ड्यूटी कर रही थी, तो वहाँ पे 3:30 बजे दो मतलब जेंट्स भेजे, मतलब 2 आदमी आए वहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि इस पे लेटर पे साइन करो। वो लेटर मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ड्यूटी उस ऑफिस पे ना जाके अधिकारी को ना बता के उच्च अधिकारी के यहाँ शिकायत करिए, जिसमें कि मैंने वहाँ पे ऑफिस में गई थी। बस अनजान लोग थे वो, कि वो इस पे लेटर पे साइन करो, ये लेटर लो। मैंने लेटर नहीं लिया और ना ही मैंने साइन करे। फिर वो लोग चले गए, शायद वो विभाग के ही थे, विभाग के ही थे। वो कह रहे थे कि इस पे साइन कर दो और तुम्हें 3 माह के लिए ड्यूटी से निरस्त किया जाएगा। मुजफ्फरनगर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां दूध सप्लाई कर घर लौट रहे युवक के साथ मारपीट और लूट का आरोप लगा है। ग्राम मलीरा निवासी मांगेराम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 1 फरवरी की शाम करीब 7 बजे उनका बेटा सावन दूध की सप्लाई कर लौट रहा था। काली नदी के पास गाँव के ही 3 युवकों ने उसकी बाइक रोककर गाली गलौज और मारपीट की, जिससे जान बचाने के लिए वह खेतों की ओर भाग गया। बाद में जब वह लौटा तो उसकी जेब में रखे 30,000 रुपए गायब थे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कोतवाली नगर में शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने एसएसपी से न्याय की मांग की है। मैं दूध का काम है जी, मेरा गाँव में ले रहा है जी। मेरा लड़का शाम के टाइम दूध लेकर को घर वापस जा रहा था। मेरे गांव के प्रधान के परिवार के दबंग लड़कों ने 3 लड़कों ने हमला किया, और जो दूध का पेमेंट था वो सारा जेब में से निकाल लिया। मेरा लड़का जान बचाकर किसी तरह उनसे भागा, और पब्लिक ने इसकी जान बचाई। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है, यही विनती है, मेरे परिवार की रक्षा करे जाए। और मेरे परिवार को रोज धमकी दे रहे हैं, तुम कोर्ट में जाओगे, कचहरी में जाओगे, थाने में जाओगे, तुम्हें जान से मार देंगे। सुबोध प्रधान के परिवार के दबंग आदमी हैं ये लड़के तीनों, निखिल, भोला, रूबिन, सनोब, जनेश। ये तीनों लड़के एक ही बाप के हैं। ये लड़का पैसे लेकर आ रहा था, पेमेंट उनको पता लग गया, अभी दूध का काम पैसे लेकर आ रहा है। लगभग 30-31 हजार रुपए का पेमेंट था दूध का, वो सब इन्होंने ले लिया, और फोन भी, मोबाइल भी फोड़ दिया लेकर। ये 1 तारीख की घटना है, और रवाना चौकी इंचार्ज कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इस बारे में। उसने पैसे लेकर खा लिए इस पार्टी से,
और ये दबंग पार्टी है, प्रधान के आदमी है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कृपया मेरी सरकार से, हम आज एसएसपी साहब के यहाँ से आए हैं और देखते हमारी कार्रवाई होती है नहीं। और मेरी मुख्यमंत्री योगी से भी हाथ जोड़कर ये विनती है, मेरे परिवार की रक्षा करे जाए। और मेरे परिवार और मुझे बच्चों को मारने की रोज धमकी दे रहा है प्रधान का परिवार। सहारनपुर से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली रोड स्थित टाटा समूह के कैरेट लेन ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के जेवरात के साथ 45,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। 23 जनवरी की रात शोरूम की दीवार काटकर चोरी की गई थी। मुख्य आरोपी इरशाद उर्फ काला 1 महीने से कबाड़ी बनकर रेकी कर रहा था। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग मामला था। ये थाना सदर बाजार में जो ज्वेलरी शोरूम था कैरेट लेन का, उसमें 23 तारीख को जो चोरी की एक बड़ी घटना हुई थी, उसमें आज इसका खुलासा किया जा रहा है, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वह हीरे व सोने के आभूषण जो जिनकी मार्केट प्राइस MRP 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, वो बरामद हुए हैं और साथ में 45,100 रुपये बरामद हुए हैं। जिसमें बरामदगी का जो विवरण है उसमें 9 नेकलेस, 67 ब्रेसलेट, 17 मंगलसूत्र, 32 जोड़ी ईयररिंग, 2 गले के सेट और ईयररिंग, 18 पेंडेंट, 3 चाम्स, 90 अंगूठी, 32 चेन, 11 चूड़ी और 45,100 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा 40 पीस आभूषण जो है पीली धातु के भी मिले हैं, जिसकी वेरासिटी चेक कराई जा रही है। इसमें जो घटना का विवरण है वो यही है कि 23 तारीख की जो रात थी, जिसमें खासतौर से काफ़ी बारिश का मौसम था और काफ़ी बादल वगैरह गड़गड़ा रहे थे, उस टाइम पे ये चोरी हुई थी। और इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है इरशाद उर्फ काला। ये इस वक्त जो है थाना कलियर, जनपद रुड़की, उत्तराखंड में रह रहा है। दिलशाद जो है ये भी वहीं रुड़की में रह रहा है। बीच में ये ओरिजिनली ये लोग नकुड़ के रहने वाले हैं, बीच में मंडी थाने में रहते थे और वहाँ पर जब इनकी हिस्ट्री शीट खुली है तो उसके बाद में ये रुड़की में जाके रहना शुरू कर दिए थे। इसमें सलमा है इनकी पत्नी तीसरी, जो अगेन थाना कलियर रुड़की उत्तराखंड, और काली जो इनकी माताजी हैं ये थाना भगवानपुर जनपद रुड़की उत्तराखंड, और सीमा ये भी वहाँ की रहने वाली है। तो इस तरह से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो बरामदगी है उसको मैंने बताया। अब घटना जो है उसमें घटना में बहुत इंटरेस्टिंग मॉडस ऑपरेंडी थी इनकी कि ये रहने वाला नकुड़ का था और इसके ऊपर में टोटल मुकदमे इस वक्त जो चोर है इसके ऊपर में लगभग मुकदमे हैं 27 मुकदमे इसके ऊपर में हैं। इसकी माँ के ऊपर में 12 मुकदमे हैं। तो ये नकुड़ का रहने वाला था और पहले छोटी चोरी करता था। तो इसने बीच में ये फिर जब वहाँ से पकड़ा गया तो इसने फिर मंडी में शिफ्ट हुआ और कुछ साल पहले भी 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी जिसमें पकड़ा गया था। तो जनरली ये ज्वेलर्स की दुकान को ही निशाना बनाता था और उस दिन इसने जो है ये प्लान बनाया था कि कैरेट लेन जो शोरूम है वहाँ पर ये चोरी करेगा। तो कबाड़ी के भेष के रूप में, कबाड़ी का भेष जैसा बताया गया कि 1 महीने से कबाड़ी के भेष में रेकी कर रहा था कि वहाँ पर जो है चोरी कर सकूँ। बट इसमें क्योंकि 27 मुकदमे पहले हैं और मुझे लगता है कि विभिन्न चोरियों में इसने सोचा कि किस तरीके से पुलिस ने मुझे पकड़ा और उन सारी चीज़ों को निगेट करते हुए कि वो सारी चीज़ों में क्या कमी रह गई, उसके हिसाब से प्लान बनाया गया। तो जो बगल का होटल है उस होटल की छत पे ये गए रात को और वहाँ पर इन्होंने जो है वहाँ पर शराब पी और खाना खाया और उसके बाद में वहाँ से जो सटी हुई दीवार थी उससे आके वहाँ से जो अपना कटर होता है, इलेक्ट्रिक वाला कटर, वहाँ से इन्होंने सप्लाई ली और उसके बाद में उसको काटा, जो दरवाज़ा था उसको काट के और सीढ़ी से नीचे उतर के दीवार में छेद करके कैरेट लेन की दुकान के अंदर गए और वहाँ पर फिर मास्क लगा के जो है चोरी की। उसके बाद में वापस ऊपर चढ़ा और वहाँ से उतरा। इनफैक्ट जब ये उतरा था तो वहाँ पर लंगड़ाने की एक्टिंग की, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लगा, लगभग सुबह का टाइम हो गया था। तो लंगड़ाने की एक्टिंग की और जाकर फिर कपड़े से अपना भेष भी चेंज किया। पर हमारी टीमें लगी हुई थी और उसमें कुछ क्लूज़ हमको मिले, जिसमें टेक्निकल जो सूत्र थे और जो मैनुअल सूत्र थे दोनों का उपयोग किया गया और उससे ये पता चला कि ये वही व्यक्ति है जिसने चोरी की है। और फिर इस पर टीमें लगातार पीछे लगी रही और फाइनली जो है वो सारी चीज़ों को देखा गया और जब इनको सभी को पकड़ा गया तो फिर इनसे जो है रिकवरी भी की गई। ये तो एग्रीमेंट में हुआ है। कृषि और डेयरी ये 2 हमारा
किसान से जुड़ा हुआ है और हमारा जो कृषि और खेती पर हमारी निर्भरता है विकास का, तो हम उसको छेड़छाड़ नहीं न करने देंगे किसी को। हमेशा ट्रेड से बाहर इस बार भी ट्रेड से बाहर रहेगा। ममता दीदी हार गई, उनको हार का डर है, खौफ है, चूंकि जेल जाना तय है उनको। इतना करप्शन किए हैं वो, भ्रष्टाचार बंगाल में, कि लूट लिया बंगाल को। तो सरकार तो उनकी जाएगी ही, तो उनको लगता है कि हम जेल का हवा खाएंगे, या उनके जो लोग हैं चोर लोग, वर्तमान में भी कई लोग गए हैं, देखा होगा, तो डर के मारे ये सब कुछ कर रही है। जनता वहाँ तय कर लिया, बंगाल की जनता ने तय कर दिया कि ममता दीदी टीएमसी को बंगाल के खाड़ी में फेंक देंगे। उनका जो आतंक और भ्रष्टाचार और जुल्म और जाति और ज्यादती, और चाहते हैं घुसपैठियों के बल पर हम सत्ता प्राप्त कर लें, तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। ये वहाँ गई थी इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ भी झगड़ा करके चली आई। संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री बहन ममता जी कर रही हैं। लोकतंत्र को खत्म नहीं होने दिया जाएगा, जनता का दिया, बंगाल का जनता। बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों, उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी और ख़ासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पर रहे हैं। बहुत सारी ज़मीन हमने खोई है, पहले भी ज़मीन खोई है, बाद में फिर ज़मीन खो दी हम लोगों ने। फ़ौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। न केवल हम ज़मीन खोते हैं चीन से, हमें अपना बाज़ार भी हमारा छिनता जा रहा है। कुछ पुरानी सरकार में छिना बाज़ार, फिर अब बाज़ार छिन गया। तो आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं? और उसके बाद ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाज़ार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे एक रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे, हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? बड़ा चिंता का विषय है। और फिर सीधा सीधा हमला है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगी साथी समय समय पे स्वदेशी का नारा देते थे, आखिरकार वो लोग कहाँ हैं? वही जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हैं, कहीं उसके अंदर अंग्रेजी चश्मा लगा कर तो नहीं बैठे हुए हैं। और ये बात तो साबित हो गई है, जिस तरह की डील हुई है, न जाने क्या क्या उसमें फैसले होंगे। देश तो जानना चाहता है। देखिए, वो नौटंकी के मास्टर हैं। चुनाव है, चुनाव में नौटंकी, पिछले चुनाव में पैर टूट गया और जो रिजल्ट आया पैर ठीक हो गया। तो अभी एसआईआर में जितनी गड़बड़ियां ममता बनर्जी ने की है, अपने दफ्तर से टीएमसी के वर्करों के द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर के वहां के अधिकारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया है और उल्टे जा रही है सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस पार्टी थेथोलॉजी का जमात हो गया है और थेथोलॉजी में ऐसी थेथोलॉजी, ऐसा झूठ, ऐसा भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी और राहुल गांधी के जमात का काम है। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला काम। सदन के अंदर कांग्रेस ने समझ लिया, राहुल गांधी ने,
कि ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, ये हमारे सिवा कोई इस भवन में राज नहीं कर सकता। व्यवहार ऐसा करना और देश के खिलाफ बोलना कभी सकारात्मक सोच का काम नहीं करना। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के खिलाफ एक साजिश के तहत ही ये काम करता। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर के खिलाफ अब वो वक्त आ गया है कि संपूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर के अब सड़कों पे उतर जाना चाहिए। एसआईआर के माध्यम से जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार देश के आवाम को उनके वोट देने के अधिकार से टारगेट करके वंचित किया जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और यह देश के लिए भी ठीक नहीं है। भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यही भारत की लोकतांत्रिक देश होना, धर्मनिरपेक्ष देश होना, संविधान प्रभुत्व देश होना, यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है और उस उपलब्धि को केंद्र की सरकार धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। ये तो प्रदर्शित हो रहा है। आप देखें कि असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका बयान आया है कि असम से 5 लाख मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम हमने काट दिया। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आप टारगेट कर रहे हो। अपने सत्ता के स्वार्थ में आप पूरी तरह भारत के समानता को, भारत के अधिकारों को, भारत की जनता के अधिकारों को आप खत्म करना चाहते हो। यह तो ठीक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एसआईआर के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन अब तैयार करने की आवश्यकता है संपूर्ण विपक्ष को।